ओके ठीक है, तो आज हमारे पास, हम लोगों ने कल ईसीएस तक किया था और ईसीएस में हम लोगों ने लोकल ईसीएस, रीजनल, नेशनल, ये सारी चीज़ें कवर की थी, राइट? कि लोकल क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एरिया में होता है, वन टाउन में भी। रीजनल क्या होता है, इट हैज़ वन स्टेट, मोर देन वन स्टेट, एडजॉइनिंग स्टेट्स, एंड देन वी हैव नेशनल दैट वर्क्स ऑल ओवर इंडिया। हमने ये भी देखा था कि उसमें जो लोकल होता है, इट कैन बी गवर्न्ड बाय आइदर द डेजिग्नेटेड बैंक्स और आरबीआई, बट जो हम लोगों का रीजनल होता है या फिर हम लोग का नेशनल होता है, दैट इज अंडर आरबीआईज रेगुलेशन। सो ये सारी चीज़ें हमने कवर की थी। आई होप क्लियर होगा। अगर नहीं होता है सो यू कैन पुट अप योर क्वेश्चंस हियर। अगेन आई विल रिपीट, मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिए, तभी आपको क्वेश्चंस भी आएंगे करने को, तभी कोई डाउट होगा। एंड मैंने ये भी कहा था, अगर कोई क्वेरी या कोई ऐसा टॉपिक लगता है जो नहीं समझ में आया, आप लोग ग्रुप पे एक्टिव रहिए, डू शेयर इट इन द ग्रुप पे भी हम लोग एक दूसरे से डिस्कस कर सकते हैं, कोई टॉपिक होगा या कोई क्वेश्चन होगा। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं ग्रुप पे क्वेश्चन शेयर करूं तो वो भी मुझे बता दीजिए, अगर आप लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है? सो एनीथिंग दैट बेनिफिट्स यू। सो टुडे फर्स्ट we'll start with NACH, that is the National Automated Clearing House, when it has taken place of ECS. Now basically क्यों ये इसने ECS को रिप्लेस किया है? ECS क्या था, ये रीजनल या लोकलाइज था, तो उसमें गवर्नेंस में प्रॉब्लम थी, स्टैंडर्डाइजेशन, गाइडलाइंस, norms that were creating the board approved policy, bank regulation, all of these things, these issues were there. To solve those issues, what happened, on May 1st 2016, नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस हैज टेकन प्लेस ऑफ ECS। तो वो रीजनल लोकल वाला जो डाइवर्सिफिकेशन था, डिस्टिंक्शन था, वो हटा दिया गया है। नेशनल बेसिस पे ही सारे हम लोगों के क्लियरिंग फंक्शन, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, जो भी हम लोग के बल्क पेमेंट्स की बात की थी ना हम लोगों ने, ECS में क्या था, जो बल्क पेमेंट्स थे हम लोग के, वो सारी चीज़ अब क्या कर रहे हैं, फॉर द मल्टीपल ECS सिस्टम्स, अब उसको क्या कर दिया गया, कंसोलिडेट कर दिया गया। कंसोलिडेशन का मतलब होता है ब्रिंगिंग इनटू वन सिस्टम, राइट? सो NPCI has implemented NACH for the banks, financial institutions, corporate and government. It is a web-based solution to facilitate the interbank high volume electronic transactions which are repetitive and periodic in nature. Like we said, all those credit and debit transactions, चाहे वो salaries हो, dividend हो, interest हो, that need to be made in bulk. फर्स्ट पॉइंट क्या था, बल्क। सेकेंड, रिपीटेटिव एंड पीरियोडिक, हर मंथ पे अगर आपको अपना इंश्योरेंस प्रीमियम भरना है, या फिर आपको अपने लोन पे इंटरेस्ट भरना है, या फिर आपको किसी बेनिफिट, किसी पॉलिसी का बेनिफिट मिलना है, तो वो सारी चीज़ें अब क्या है, अब NACH के थ्रू नेशनलाइज लेवल पे की जा सकती हैं, राइट? सो ऑल द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस। सो व्हाट हैपेंस हियर, इट फैसिलिटेट्स द मेंबर बैंक्स। हमने ये भी कहा था कि ECS फैसिलिटी के मेंबरशिप लेनी होती है, ठीक है, मैंडेट क्रिएट करना होता है दैट यू वांट दिस डेबिट टू हैपन एवरी मंथ। सिमिलरली NACH में भी मेंबरशिप होती है। सो ऑल द मेंबर बैंक्स, दे कैन डिजाइन देयर ओन प्रोडक्ट्स, दे कैन address specific needs of the banks and the corporates. There's a refined mandate management system. हमने मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम ECS में नहीं था, बट इसके अंदर एक मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम भी है, दैट ऑल्सो विल स्टडी इन डिटेल व्हाट इट इज। एंड देयर इज ऑल्सो एन ऑनलाइन डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम। दिस वाज अनदर डिफिकल्टी ऑफ ECS। कोई भी अगर ग्रीवेंस होता था या डिस्प्यूट होता था, जो यूजर है, जो बेनिफिशियरी है, तो कोई डिस्प्यूट मैनेजमेंट ECS में नहीं था। दिस हैज बीन सॉल्व्ड अंडर द dispute management system. And then there is strong information exchange, customized management information system capabilities. All of the issues that were under ECS, they have been resolved when it is consolidated, right? तो अब NACH हम लोग के bulk, repetitive, periodic payments करेगा all on the नेशनल लेवल। तो अब हम लोग को ये नहीं देखना है कि रीजन हमारा कौन से रीजन में बैंक आ रहा है या कौन से स्टेट में बैंक आ रहा है। NACH के थ्रू नेशन वाइड ऑल ओवर इंडिया ये हो सकता है। व्हाट एल्स, अब NACH का आधार पेमेंट ब्रिज। अब बहुत सारी बेनिफिट्स हैं, बहुत सारी ऐसी पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट एजेंसीज की, जिसमें वो क्या करते हैं, सब्सिडीज प्रोवाइड करते हैं। जैसे फार्मर सब्सिडीज हैं, तो उसमें क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम
उसी में से एक है। उससे क्या है, हम लोगों का अकाउंट किससे लिंक्ड है, आधार से लिंक्ड है। सिमिलरली आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम में क्या होता है, गवर्नमेंट को जो भी सब्सिडीज देनी होती है वो डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, कस्टमर के अकाउंट में भेज सकते हैं या बेनिफिशियरी के अकाउंट में भेज सकते हैं। लाइक आई सेड, इट इज फॉर चैनलाइजिंग द गवर्नमेंट सब्सिडीज and benefits to the intended beneficiaries using the आधार numbers। तो ये भी NACH के अंदर ही है, आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। आपका अकाउंट किससे लिंक्ड है, आधार से। आधार नंबर के थ्रू ही हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली गवर्नमेंट सब्सिडीज जो बेनिफिशरीज है उनको प्रोवाइड कर सकते हैं, चाहे वो फार्मर्स से रिलेटेड हों या वो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से रिलेटेड हों, इफ इट इज़ रिलेटेड टू लेट्स से एनी बेनिफिट, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स और मेडिकल बेनिफिट्स, कोई भी, राइट। सो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर स्कीम के जो भी बेनिफिट्स है अब डायरेक्टली इसके थ्रू हो सकते हैं। ये भी NACH के अंदर ही आता है, ठीक है। सो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, स्पॉन्सर बैंक हो गए, ये एक तरफ आ जाते हैं, एंड देन देयर इज द बेनिफिशियरी बैंक एंड द बेनिफिशरीज, राइट। नाउ अर्लियर व्हाट हैपेंड, it was initially available only on the bank working days। just a second, yes, इनिशियली क्या था, NACH केवल बैंक वर्किंग डेज पे अवेलेबल था, संडेज को या सैटरडेज, जो हम लोग का सेकेंड सैटरडेज, ये सब नहीं था। बट नाउ इट इज मेड अवेलेबल ऑन ऑल द डेज ऑफ द वीक बिगनिंग August 1, 2021। ऑल्सो 24/7 सारे जो भी फैसिलिटीज RTGS के, जो हम लोग ने रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट इसके बारे में पढ़ा है, सारी फैसिलिटीज अब 24/7 हम अवेल कर सकते। तो ऐसा नहीं है कि केवल बैंक डेज पे ही ये वर्क करेगा। सो डेफिनेटली ये सारी चीज़ें हैं जो ये कवर कर रहा है, जो कि ECS में नहीं था, एंड देर आर मैनी बेनिफिट्स ओवर ECS एज वेल। तो क्या क्या बेनिफिट्स हैं NACH के, लेट्स टॉक अबाउट देम। अगर कस्टमर की बात कर रहे हैं तो कस्टमर को अगेन मैनुअल प्रोसेस की ज़रूरत नहीं है, उसको हर बार दे डोंट नीड टू क्रिएट अ मैंडेट सेपरेटली, एवरी मंथ दे विल रिसीव द बेनिफिट एज असाइंड। then it is easier and faster than ECS if we are talking about NACH। also इसमें हम लोग को कोई dates का रखने का ज़रूरत नहीं है, because 24/7 वर्क कर रहा है, all days वर्क कर रहा है, so we don't need to wait कि नहीं इस दिन पे ही हमारा आएगा, या फिर संडे पड़ गया, फर्स्ट को लेट्स से ट्रांसफ़र होना है, संडे पड़ गया तो हमको अपना अमाउंट नहीं मिलेगा। ऑल ऑफ दीज थिंग्स हैव बीन रिजॉल्व फॉर द कस्टमर्स। जनरल थिंकिंग है, हम खुद से सोच सकते हैं कि कस्टमर क्या 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 बेनिफिट मिल सकता है। देन ऑर्गेनाइजेशंस की अगर बात कर रहे हैं, the organizations that are using NACH for transfer, तो उनको अलग से चेक या क्लियरेंस की ज़रूरत नहीं होती है। उनको जैसे लेट्स से सैलरी डिविडेंड्स करने हैं तो उनको हर बार स्टेटमेंट नहीं क्रिएट करना होगा, ऑटोमेटिकली सेट कर दिया कि इस मंथ पे इस डेट पे आपको अमाउंट क्या करना है, क्रेडिट कर देना है बेनिफिशियरी के अकाउंट में। एंड देन अगेन बैंक्स के लिए भी बेनिफिट है, बैंक्स को बार बार पेपर वर्क नहीं चेक करना है, रिपीटेटिव उसको गाइडलाइंस नहीं देनी है, एंड मैनुअल प्रोसेसेस यहाँ पे नहीं है, ट्रांजैक्शन टाइम क्विकर है, तो बैंक्स के कॉस्ट्स क्या होंगे, कॉस्ट्स विल बी रिड्यूस्ड, एफिशिएंसी विल बी इंक्रीज्ड, कस्टमर्स विल बी मोर सेटिस्फाइड। सो बेसिकली बैंक का प्रॉफिट, बैंक का बिजनेस के क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स है NACH का। आप कॉमन थिंकिंग में भी सोच सकते हो, राइट। अनदर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ वी कंपेयर ECS एंड NACH, तो हम लोगों को क्या क्या उसमें पॉइंट्स मिलेंगे। फर्स्ट, NACH इज फास्टर विद सेम डे प्रेजेंटेशन, सेटलमेंट एंड रिटर्न्स प्रोसेसिंग एज कंपेयर टू ECS। ECS में जब स्टार्ट हुआ कोई ट्रांजैक्शन, उसका सेटलमेंट हुआ, रिटर्न्स आया, उसका मैसेज की कंफर्मेशन, ये सारी चीज़ें 3 to 4 days लगाती थी। बट NACH में क्या है, सेम डे पे ही आपका प्रेजेंटेशन, सेटलमेंट, रिटर्न्स, ये सारी चीज़ें NACH में कंप्लीट हो जाती हैं। सो लाइक आई सेड, इट इज़ फास्टर, इट इज़ क्विकर एज कंपेयर टू ECS। व्हाट एल्स? सो NACH has a well defined dispute management system to raise and solve issues, and also it is online, right? तो online आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो रिजॉल्व की जा सकती है, and this was absent in the case of ECS। What else? It has also a robust mandate management system. It has standardized the mandate format and verification workflow। ये next slides में हम लोग देखेंगे कि mandate management system ये क्या होता है। And
there's a unique mandate reference number, that is for every transaction or every beneficiary account that has been added, there's a UMRN number, that is known as a UMRN number, जिससे जैसे कि कोई भी कस्टमर को इशू है, कोई भी प्रॉब्लम है, सो हाउ कैन दे अप्रोच दिस डिस्प्यूट मैनेजमेंट सिस्टम, कुछ तो कैटेगराइजेशन चाहिए होगा उनको कि ट्रैक कर सकते हैं या अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं, सो दे कैन सिंपली यूज देयर यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर ऑनलाइन जाके एंड दे कैन गेट देयर क्वेरी सॉल्व्ड, राइट। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं ऑफ इम्प्लीमेंटेशन और इंट्रोड्यूसिंग ऑफ NACH ओवर ECS जो कि पहले था, ठीक है। नाउ देखते हैं कि अब हर एक ट्रांजैक्शन में, हर एक सिस्टम में कुछ पार्टीज इन्वॉल्व होती हैं। सिमिलरली NACH में भी कुछ पार्टीज इन्वॉल्व हैं जो स्टेप बाय स्टेप वर्क करती हैं। सो व्हाट आर दोज पार्टीज? फर्स्ट वी हैव द स्पॉन्सर बैंक, ठीक है। तो स्पॉन्सर बैंक कौन से हैं? जो क्रिएट करेंगे, मैंडेट्स क्रिएट करेंगे। सो बैंक्स इन इंडिया हु आर मेंबर्स ऑफ एनी पेमेंट सिस्टम और चैनल that is approved by RBI and who have entered into a mutual agreement with NPCI, they will be permitted to originate transactions in the NACH system। तो ये स्पॉन्सर बैंक है जहां से ट्रांजैक्शन क्या होगा, ये स्टार्ट होगा, ठीक है। सो they need to have a membership, the banks that are approved by RBI they need to have a membership with NPCI, क्योंकि NPCI ने NACH को लॉन्च किया and then they can use this system। तो ये स्पॉन्सर बैंक हो जाते हैं। This is the first step in the NACH transaction। Then these banks would be allowed to process transactions through the NACH as well as process mandates and update the Aadhaar mapper, ठीक है। तो ये जो बात हो रही है, ये हो रही है हम लोग के डेस्टिनेशन बैंक्स की। अगेन डेस्टिनेशन बैंक्स आर दोज बैंक्स that have an approved payment system or channel by the RBI, एक म्यूचुअल एग्रीमेंट किया है उन्होंने, और डेस्टिनेशन बैंक के पास क्या क्या चीज़ें हैं करने को, वो लोग प्रोसेस कर सकते हैं ट्रांजैक्शंस थ्रू द NACH, दे कैन ऑल्सो प्रोसेस द मैंडेट्स, दे कैन अपडेट द आधार मैपर, राइट। तो बैंक ये ऑथराइज हैं टू सेंड मैंडेट एंड मेक पेमेंट, जो भी अमाउंट अप्रूव किया गया है मैंडेट के अंदर, जो रिपीटेटिव अमाउंट है, दिस इज द डेस्टिनेशन बैंक। then we have the users। अब हमने क्या कहा था कि NACH को यूज कौन कौन कर सकता है, स्टार्टिंग में देखा था हमने, कॉर्पोरेट्स हो गए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए। what they need to do, they have to indicate the names of the sponsor bank। let's say गवर्नमेंट ने जो ट्रांसफर करना है, इट इज थ्रू द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोई भी बैंक हो सकता है बट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्या करेंगे, दे विल मेंटेन द अकाउंट्स टू फैसिलिटेट द ट्रांसफर ऑफ सेटलमेंट ऑन देयर बिहाफ, राइट। तो कॉर्पोरेट हो गया, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हो गए, देन उसके अलावा इंडिविजुअल्स हैं, ये सब लोग NACH को यूज कर सकते हैं। सो ये लोग कुछ नेसेसरी अग्रीमेंट है थ्रू द स्पॉन्सर बैंक, दे विल क्रिएट द मैंडेट्स, राइट। तो ये हम लोग के कौन हो गए, यूजर्स, ये सब हो गए हम लोगों के यूजर्स। तो ये हो गई थर्ड पार्टी। देन वी हैव द क्लियरिंग टाइम्स, राइट। तो क्लियरिंग टाइम्स का क्या मतलब है? अब NACH में क्या होता है, मल्टीपल प्रेजेंटेशंस हम लोग कर सकते हैं, दैट इज जरूरी नहीं कि एक ही अकाउंट को हम लोग कर रहे हैं। सो मोर देन वन अकाउंट, जैसे अगर गवर्नमेंट की बात करें तो बहुत सारे बेनिफिशियरीज हैं। ऑल्सो रिटर्न सेटलमेंट ड्यूरिंग अ डे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो सकता है, क्लियरिंग टाइम्स क्या करेंगे, दे विल क्लियर द सेटलमेंट। याद करो फिर से, जब ECH ट्रांजैक्शन की हम लोग बात कर रहे थे तो स्पॉन्सर बैंक से मैंडेट क्रिएट हुआ, ये किसके पास गया, हम लोग का जो सेटलमेंट सेंटर्स या क्लियरिंग सेंटर्स होते हैं, राइट, क्लियरिंग सेंटर्स। वही सेम यहाँ पे क्लियरिंग टाइम्स है, ठीक है। वहां पे जाएंगे, वो लोग क्या करेंगे, अप्रूव करेंगे दैट द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रोवाइडेड इट इज करेक्ट। अदर देन दैट जो बेनिफिशियरी है उसने अग्री किया है टुवर्ड्स द क्रेडिट और द डेबिट, ऑल ऑफ दिस इंफॉर्मेशन अलॉन्ग विद द लेट्स से आधार नंबर, पैन नंबर, मोबाइल टेलीफोन नंबर, सारी चीज़ें अप्रूव करते हैं। सो हियर यहाँ पे जो क्लियरिंग टाइम्स हैं वो लोग मल्टीपल प्रेजेंटेशंस, मल्टीपल सेटलमेंट्स कर सकते हैं। इनिशियली ये इन्फॉर्मेशन उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, दिस इज इम्पॉर्टेंट। इनिशियली स्टार्टिंग में इट विल बी रिस्ट्रिक्टेड टू वन प्रेजेंटेशन, वन सेटलमेंट, वन करस्पॉन्डिंग सेटलमेंट सेशन पर डे, बट फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो वर्क करते जाते हैं तो अब क्या हो गया, मल्टीपल प्रेजेंटेशंस एंड रिटर्न सेटलमेंट ड्यूरिंग अ डे कैन बी
प्रोसेस्ड। ठीक है, सो दीज आर द क्लियरिंग टाइम्स जो कि सारा अप्रूवल वाला काम करते हैं। देन वी हैव द सेटलमेंट फैसिलिटी। सो अंडर सेक्शन 23 ऑफ द पेमेंट एंड सेटलमेंट्स एक्ट 2007 आरबीआई ने क्या बोला है, जो भी यहाँ पे सेटलमेंट किया जा रहा है इट इज फाइनल एंड इररिवोकेबल, दैट इज इट इज फाइनल। ये ऐसा नहीं है कि रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार सेटलमेंट हो गया तो इट इज फाइनल, वो रिटर्न या रिवर्स नहीं होता है, राइट। एंड फाइनली अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इस NACH की, दैट इज द ओके व्हाट इज दिस, हाँ ये तो हम लोग ऑलरेडी देख लिया, द मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ NACH। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है जब हम लोगों ने ECS को रिप्लेस करके मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम लाया, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। तो मैंडेट, सिंपली मैंडेट क्या होता है, एक लेट्स से पॉलिसी और स्टेटमेंट और कमांड और ऑर्डर। तो जब मैंडेट क्रिएट करने का क्या मतलब होता है, वी आर क्रिएटिंग अ कमांड, राइट। तो उसी कमांड को क्या किया जाता है, उसको रेगुलेट करना, उसको प्रॉपरली गाइडलाइंस के अंदर इट इज बीइंग क्रिएटेड, इट इज बीइंग सेटल्ड, दैट कम्स अंडर द mandate management system to manage the mandate. It is an essential part of NACH. Each mandate is uniquely identified by a unique mandate reference number. Let's say there's a beneficiary ABC and ABC is working under a government department. गवर्नमेंट को सैलरी भेजनी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या करेगी, हर मंथ जो उसको सैलरी भेजनी होती है उसका मैंडेट क्रिएट कर देगी, राइट, वो डिपार्टमेंट। And then that mandate for that beneficiary account will have a unique mandate reference number, just like we have our own Aadhaar numbers, our PAN numbers, we can track all the information is stored online. उसी तरीके से यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन जो भी नेसेसरी है उस बेनिफिशियरी ट्रांजैक्शन के अंदर वो सारी सेव्ड होती है, एंड इट मेक्स ट्रैकिंग ऑफ मल्टीपल मैंडेट डिटेल्स ईजियर फॉर कस्टमर्स। So the customers using this UMRN number they can easily track कि उनका transaction क्या है या कितना है या लेट आ रहा है तो क्यों आ रहा है, all of these things are there, ठीक है। So regulatory perspective है NACH transactions को process करने के लिए, and then there is the mandate repository। repository क्या होता है, storage होता है, राइट। तो उसके अंदर ये सारा स्टोर्ड रहेगा, तो हमारे पास भी वो UMRN नंबर है और जो डिपार्टमेंट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन जिसके थ्रू आ रहे हैं उनके पास भी है, तो वैलिडेट कर रहे हैं, राइट। सो अब जो हम लोग का मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम है उसके अंदर सारी ही चीज़ें आएंगी, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट मैंडेट हो, डेब्टर एंड क्रेडिटर इनिशिएटेड मैंडेट्स हैं, ई मैंडेट है, पेपर मैंडेट है, जितने भी मैंडेट्स या कमांड्स क्रिएट किए गए हैं वो सब हम लोग के मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर होंगे, उसके रिपोजिटरी में होंगे। हम हर एक चीज़ को ट्रैक कर सकते हैं यूजिंग दिस यूनिक मैंडेट रेफरेंस नंबर। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो क्या क्या चीज़ें हैं, बेसिकली इट इज़ एन इम्प्रूवमेंट ओवर ECS, फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, ईच मैंडेट हैज़ अ UMRN नंबर, सबका एक सेपरेट यूनिक नंबर होगा। इट कैन बी ट्रैक्ड बाय द कस्टमर्स। ये तीन इंफॉर्मेशन है जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। इट इज अ रिपोजिटरी ऑफ ऑल योर इंफॉर्मेशन, चाहे वो डेबिट या क्रेडिट हो, डेब्टर क्रेडिटर इनिशिएटेड मैंडेट से जो भी इंफॉर्मेशन है उस पर्टिकुलर मैंडेट से रिलेटेड वो उसके अंदर आता है। अब मैंडेट को क्या किया जा सकता है, उसको अमेंड भी किया जा सकता है या फिर क्या किया सकता है, कैंसिल भी किया जा सकता है। सो अमेंडमेंट किस तरीके से होता है, जिस तरीके से मैंडेट को इनिशिएट किया गया है उसी तरीके से अमेंड भी किया जा सकता है। इट मे बी एग्जीक्यूटेड इन अ सिमिलर वे, द न्यू मैंडेट इज इनिशिएटेड। हाउएवर व्हेन यू आर गोइंग टू अमेंड इट, आप कैंसिल नहीं कर रहे हो, आप अमेंड कर रहे हो, यू नीड टू प्रोवाइड द UMRN नंबर। चाहे आप जो आपका मैंडेट है उसमें कुछ चेंज करना है, लेट्स से आपको मोबाइल नंबर चेंज करना है या फिर आपने नाम गलत दे दिया उसमें कुछ एडिट करना है या फिर उसको कैंसिल करना है, तो आप अमेंडमेंट या कैंसिलेशन रिक्वेस्ट दोगे एंड यू शुड प्रोवाइड द UMRN नंबर जो उस पर्टिकुलर मैंडेट से रिलेटेड है, ठीक है।
तो ये यूएमआरएन नंबर कम्युनिकेट कर देगा डेस्टिनेशन बैंक जब वो मैंडेट रिकॉर्ड किया गया था या वैलिडेट किया गया था, ऑथराइज कर दिया गया था, और फिर देयरफॉर कस्टमर क्या करेगा, वो रिक्वेस्ट क्रिएट करेगा थ्रू व्हाट, एनपीसीआई। एनपीसीआई के थ्रू आप क्या कर सकते हो, मैंडेट को अमेंड कर सकते हो या फिर उसको कैंसिल भी कर सकते हो, राइट। व्हाट एल्स इज देयर? अगर कोई मैंडेट क्या रहता है हम लोग के स्पॉन्सर बैंक के साइड से, ये पेंडिंग रहता है, किसी रीजन से वो ट्रांजैक्शन मंथ पे कंप्लीट नहीं हुआ, किसी भी रीजन से, सो देयर इज अ टर्न अराउंड टाइम। उस पर्टिकुलर टर्न अराउंड टाइम के अंदर अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ, इट हैज नॉट रीच्ड द डेस्टिनेशन बैंक, सो व्हाट ऑल पेनल्टी इज देयर। सो पेनल्टी क्या होता है, जो चार्ज पे करना पड़ेगा। इंसेंटिव क्या होता है, जो बेनिफिट कस्टमर को मिलेगा। सो अगर 0 to 7 डेज तक पेंडिंग रहा है तो फिर कोई पेनल्टी नहीं होगी, बट इंसेंटिव मिलेगा ₹5 पर मैंडेट का, जितना भी डिले हो रहा है। देन इफ इट इज पेंडिंग फॉर 8 to 10 days, नो पेनल्टी एंड नो इंसेंटिव। पेंडिंग बियॉन्ड 10 days, नो इंसेंटिव बट पेनल्टी ऑफ ₹10 पर मैंडेट। एंड अबव दैट अगर बियॉन्ड 3 lakhs का मैंडेट क्रिएट किया गया, वो पेंडिंग रहता है, सो फॉर 0 to 10 days, नो पेनल्टी, इंसेंटिव ऑफ ₹5 पर मैंडेट, एंड बियॉन्ड 10 days, नो इंसेंटिव, पेनल्टी ऑफ ₹10। ये सारी इंफॉर्मेशन है जो बस याद करनी है, इसमें ऐसा कुछ मैम समझने को नहीं। इंसेंटिव से क्या मतलब हुआ इंसेंटिव यहाँ इज, पे? पेनल्टी? इंसेंटिव जैसे कि सिमिलर है, अगर आप एटीएम पे जा रहे हो और आपने कुछ अमाउंट क्या किया कि आपने डेबिट करना चाहा, अपने अकाउंट से निकालना चाहा, बट लेट से आप कैंसिल करके चले गए, बट वो आपके अकाउंट से अमाउंट निकल गया, तो वो चीज़ आपके अकाउंट में वापस आ जानी चाहिए, या फिर कोई ट्रांजैक्शन था वो आपकी परमिशन के बिना आपके अकाउंट से हो गए, वापस आ जानी चाहिए। अगर वो नहीं होता है तो उस केस में बैंक आपको क्या करेगा, कुछ अमाउंट पे करेगा फॉर द इनकन्वीनियंस दैट हैज बीन कॉज्ड टू यू, दैट इज द इंसेंटिव। सिमिलरली जो लेट हो रहा है, पेंडिंग हो रहा है, उसमें भी बैंक जो आपको इनकन्वीनियंस हुआ है उसके लिए कुछ अमाउंट पे करेगा, सो दैट इज इंसेंटिव। ओके। अब पेनल्टी फिर मैं पेनल्टी जो पे करनी पड़ेगी बैंक को या फिर पे, एनएसीएच को पे करनी पड़ रही है, तो मोस्टली पेनल्टी नहीं ही है, हम यहाँ पे देख रहे हैं लास्ट वाले में है बस। पेनल्टीज फीस या चार्ज कि आपने क्यों लेट किया, तो आप चार्ज पे करोगे, एनपीसीआई को पे कर दोगे, तो मतलब कस्टमर नहीं, जो स्पॉन्सर बैंक है। हाँ, कस्टमर के ऊपर तो रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं ना, बेनिफिशियरी की तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है ही नहीं, या तो बैंक की गलती है या फिर एनएसीएच की गलती है, राइट। लेकिन पेनल्टी इंसेंटिव तो पेनल्टी में क्या अंतर तब रहा मैंने? दोनों पैनल तो बैंक ही ना। जो इंसेंटिव आ रहा है, पे बैंक कर रहा है, इंसेंटिव मिल रहा है बेनिफिशियरी को, इंसेंटिव मिल रहा है बेनिफिशियरी को। पेनल्टी जो बैंक पे कर रहा है वो किसको पे करेगा, ऑर्गेनाइजेशन या फिर जो हम लोग का रेगुलेटरी कंप्लायंस है, आरबीआई को। ओके मैम। उसका अलग है, जरूरी नहीं है आरबीआई, उसका अलग चीज होगा, लेकिन पेनल्टी हमको नहीं मिलती है। पेनल्टी तो जो ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे कि आपने कोई ट्रैफिक रूल तोड़ा तो आप पेनल्टी किसको पे करोगे, पुलिस को पे करोगे, ट्रैफिक पुलिस को पे करोगे जो उस चीज को रेगुलेट कर रही है, तो पेनल्टी हो गया फीस। इंसेंटिव इज समथिंग जो मुझे मिलेगा, इंसेंटिव इज अ बेनिफिट, अगर मुझे कोई भी इनकन्वीनियंस कॉज हुआ है तो उससे रिलेटेड, तो कस्टमर को इंसेंटिव मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को पेनल्टी मिलेगा। ओके मैम। सेम ही चीज़ है, जैसे आपने एटीएम वगैरह में भी पढ़ा होगा या फिर कार्ड्स में भी आपने पढ़ा होगा, ट्रांजैक्शन से रिलेटेड होता है, तो वो इंसेंटिव वही होता है कि 10 दिन के अंदर अंदर बैंक को पे करना होगा वो अमाउंट, या फिर रिवोक करना होगा उस ट्रांजैक्शन को, नहीं करता है तो कस्टमर को सिर्फ पैसे करेंगे। पेनल्टी क्या होगा, लेट्स से कि एटीएम में पैसे नहीं है, कुछ इतने इतने दिनों के लिए एटीएम में कैश नहीं है, तो पेनल्टी वो आरबीआई को पे करेगा कि क्यों नहीं है कैश। आरबीआई बोलते हैं ना कि इतने दिन तक, इतने टाइम तक नहीं, ऐसा कि एटीएम में ट्रांजैक्शन नहीं हो पा रहा है, तो अगर होता है तो पेनल्टी उधर पे करेगा। दैट इज द डिफरेंस। ओके। ओके मैम। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स इज हियर।
अगर नियम में कुछ भी होता तो हम लोग तो एसबीआई को करते हैं। आपकी आवाज, योर वॉइस इज ब्रेकिंग। जैसे एसबीआई, मैम जैसे कोई पेनल्टी हुआ ना मैम, हाँ हाँ। कुछ भी गड़बड़ी हुआ तो हम लोग करते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को कैसे पता चलेगा कि कुछ भी पेनल्टी हो, कोई भी गड़बड़ी हुआ है? ऑर्गेनाइजेशन को तो जब तक ऑर्गेनाइजेशन के पास हम्म। नच को कैसे पता चलेगा? ये तो बैंक को ना पता रहता है कि पेनल्टी हुआ है या लेट हुआ है। नहीं, उनके पास तो सारी इंफॉर्मेशन रहती है। बैंक्स अपना एंड में पूरा डे के एंड में क्रिएट करके देते हैं ना। ये तो पता ही नहीं चलेगा मैम। नहीं नहीं, वो पता चल जाता है, आरबीआई पूरा रेगुलेट करती है, आरबीआई को सब पता रहता है। आरबीआई कहाँ से जो कमिटी बैठाती है या फीस लगाती है, या हम लोग ने देखा इतने सारे बैंक्स को बंद कर दिया आरबीआई ने, तो पता तो चल ही जाता है ना आरबीआई को। हम्म, अभी जैसे पेटीएम्स पेमेंट बैंक, आप ही ने बताया था, पेटीएम्स पेमेंट बैंक में आज भी न्यूज़पेपर में आया था, मैंने पढ़ा था कि आरबीआई ने बोला है कि नहीं, हम लोग वो नहीं करेंगे कि आपको कुछ कंसेशन नहीं देंगे क्योंकि आपने इतने इतने गड़बड़ कर दिए। तो आरबीआई को कैसे पता चला कि पेटीएम्स पेमेंट बैंक नहीं फॉलो कर रहा है गाइडलाइंस? ऑडिट किया था। हाँ, तो आरबीआई को पता रहता है, आरबीआई इज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। हर एक ट्रांजैक्शन की इंफॉर्मेशन आरबीआई के पास है कि क्या क्या हो रहा है, सब चीजें, एंड दैट इज मोर बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम दैट इज बिंग डन। इसलिए डिजिटाइजेशन, जब ब्लैक मनी की बात होती है कि नई नोट्स बंद कर दिए गए थे, डिमोनेटाइजेशन हो गया, तो इसी वजह से था ना कि बैंक के थ्रू करो, आरबीआई को सब पता है। सो आरबीआई नोज एवरीथिंग, उसको पता चल जाएगी कि हाँ पेनल्टी लगानी है। ठीक है। ओके मैम। मैं एक आर्टिकल शेयर करूंगी ग्रुप पे आज या कल में कि कितने सारे बैंक्स का सिस्टम या फिर कितने सारे बैंक्स की फंक्शनिंग आरबीआई ने कुछ पास्ट ईयर्स में बंद की थी, तो वो रीड करना। मैंने भी अभी कुछ दिन पहले ही रीड किया था, आई थिंक इकोनॉमिक टाइम्स में आया था, तो अगर मुझे वो मिलता है तो आई विल शेयर इट विद यू। आरबीआई बहुत स्ट्रांग है। चलो नेक्स्ट देखते हैं। सो यस, सेटलमेंट की जब हम बात कर रहे हैं, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस जो एनईसीएच में वर्क कर रहे हैं, क्रेडिट हो रहा है और डेबिट हो रहा है। सो ट्रांजैक्शंस T+0, T होता है द डे ऑन विच द ट्रांजैक्शन हैज बीन इनिशिएटेड। T+0 का मतलब हुआ सेम डे क्रेडिट, एंड अदर ट्रांजैक्शंस, कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो T+1 यानी कि नेक्स्ट डे क्रेडिट। तो जहां भी हम लोग बात कर रहे हैं T+0, दैट मीन्स सेम डे। आज क्या है? आज है ट्यूसडे, देन देर इज 13th February 2024। तो अगर आज कुछ इनिशिएट हुआ है ट्रांजैक्शन और वो आज ही के आज कंप्लीट हो जा रहा है, सो दैट इज T+0। पर अगर कोई ऐसा ट्रांजैक्शन है जो T+1 पे, दैट इज नेक्स्ट डे। तो अगर ट्यूसडे को क्रिएट हुआ है तो वो वेंसडे को कंप्लीट किया जाएगा। ठीक है। So same day credit T+D0 and next day credit is T+1 basis। तो NACH में इन्हीं दो तरह के transactions जो कि होते हैं। Then अगर T+1 day credit या debit है, so the sponsor bank should credit the beneficiary account on the same day for the NAC debit, and the bank should credit the beneficiary account for received to the settlement account। कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे कम है क्या? ओके, बेसिकली इसका क्या मतलब है? अगर T+1 क्रेडिट या डेबिट हो रहा है, तो स्पॉन्सर बैंक जहां से स्टार्ट हो रहा है वो बेनिफिशियरी अकाउंट को सेम डे पे क्रेडिट करेगा डेबिट के अंदर, और जो डेस्टिनेशन बैंक है वो भी सेम डे पे क्रेडिट करेगा बेनिफिशियरी अकाउंट को जो रिसीप्ट ऑफ फंड हुआ है। ठीक है। सो सेम डे पे ही करना है जो क्रेडिट या डेबिट अकाउंट्स होते हैं। अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शंस होते हैं जो T+1 बेसिस पे हो रहे हैं, तो बेसिकली इसका क्या मतलब है? यहाँ पे बैंक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। इफ फॉर एनी रीजन, इफ फॉर एनी ट्रांजैक्शन नेक्स्ट डे वो कंप्लीट हो रहा है, T+1 बेसिस पे हो रहा है, तो जो भी क्रेडिटिंग सेटलमेंट है या जो भी डेबिटिंग अमाउंट है जो भी एप्लीकेबल है, वो आफ्टर डेबिटिंग ही उसको कंप्लीट करेगा। दैट इज उसको कंप्लीटली मैंडेट को सेटल्ड माना जाएगा या कंप्लीट सेटलमेंट हुआ जाएगा जब वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। दैट इज
डेस्टिनेशन बैंक में बेनिफिशियरी अकाउंट में वो सेटल हो जाएगा। जब तक बेनिफिशियरी अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट या डेबिट नहीं होता उस मैंडेट को कंप्लीट नहीं माना जाएगा। तो T+1 क्रेडिट या डेबिट का ये मतलब होता है, दैट इज जो मैंडेट क्रिएट हुआ है स्पॉन्सर बैंक से, राइट, सेम डे पे अगर हो जा रहा है तो हाँ वो T+0 हो गया। अगर नेक्स्ट डे हो रहा है, अगर यहाँ से लेट्स से कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन होना था तो स्पॉन्सर बैंक से अमाउंट को क्रेडिट करने का मैंडेट क्रिएट हो गया बट सेम डे पे नहीं आया, क्या आया, वो नेक्स्ट डे पे आया, तो तब तक उस मैंडेट को सेटल्ड नहीं माना जाएगा जब तक डेस्टिनेशन बैंक में जो बेनिफिशियरी है उसके अकाउंट में वो अमाउंट क्रेडिट हो जाता है। उसके पहले उसको बंद नहीं किया जाएगा या सेटलमेंट कंप्लीट नहीं माना जाएगा। बेसिकली कोशिश क्या करते हैं इसके अंदर T+0 यानी कि सेम डे पे ही किया जाता है क्रेडिट या डेबिट अमाउंट। एंड मोस्टली दिस इज द इंफॉर्मेशन। यस, हाँ ठीक है, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। सो दैट इज अबाउट द नेशनल ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। तो इस टॉपिक में क्या क्या इन्फॉर्मेशन हमको है जो इम्पोर्टेंट रखनी है। बेसिकली ECS को रिप्लेस किया है, उसके अलावा हम लोग को कुछ बेनिफिट्स हैं जो कि ECS में नहीं थे वो यहाँ पे मिले हैं, जैसे कि मैंडेट मैनेजमेंट सिस्टम है और हम लोग का जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का था, ऑनलाइन डिस्प्यूट का, ये दोनों चीज़ें हैं, मेनली यही दोनों चीज़ें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है इसके अंदर। फिर हमारे पास क्या है, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम है। अब इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग में ही एक और चीज जो कि लॉन्च की गई थी, दिस इज अ बैंक लेड मॉडल दैट अलाउज ऑनलाइन इंटरऑपरेबल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एट द पॉइंट ऑफ सेल या फिर माइक्रो ATM थ्रू द बिजनेस करस्पॉन्डेंट और बैंक मित्रा और एनी बैंक यूजिंग द आधार ऑथेंटिकेशन। सिंपली आप अपने आधार की इंफॉर्मेशन लेकर जाते हो, आपको कोई और उसमें डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है। एंड मोस्टली दिस इज फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, यूजली बिजनेस करस्पॉन्डेंट से बैंक मित्रा जो भी हैं, मित्रा ये सब रूरल एरियाज में वर्क करते हैं। तो सिंपली आप वहाँ पे जाओगे और अपने आधार ऑथेंटिकेशन, आधार नंबर के थ्रू क्या कर सकते हो, आप कोई ट्रांजैक्शन कर सकते हो ऑनलाइन मोड के थ्रू पे, राइट। सो हेयर व्हाट इज रिक्वायर्ड, अ KYC कंप्लायंट बैंक अकाउंट इन विच आधार हैज बीन लिंक्ड। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, सिंपली बैंक का कार्ड या फिर कैश लेकर नहीं जा रहे हैं, हम लोग सिंपली क्या जा रहे हैं, उस पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे जा रहे हैं और ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन कर पा रहे हैं थ्रू आधार ऑथेंटिकेशन। सो दैट इज आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम। ये भी ऑनलाइन ही है, ठीक है, इसको ये मत समझिएगा कि कैश है, दिस इज ऑल्सो ऑनलाइन। तो यहाँ पे हमको अलग से बैंक डिटेल्स, IFSC नंबर, ये सारी चीज़ें नहीं देनी है। आप लोग का बैंक अकाउंट क्या होगा, वो आधार से लिंक्ड होगा, आप अपने आधार ऑथेंटिकेशन OTP के थ्रू जितना भी अमाउंट है उसको ट्रांसफ़र कर सकते हो। एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन जहाँ पे भी टर्म आ जा रहा है, दैट इज़ फॉर द अंडर प्रिविलेज्ड सेक्शन, रूरल सेक्शन जिसको पहले बैंकिंग सर्विसेज नहीं मिलती थी। तो AEPS में कौन कौन सी सर्विसेज है जो कि ऑफर करते हैं, देयर इज़ कैश विड्रॉल, कैश डिपॉजिट, बैलेंस इंक्वायरी, आधार टू आधार फंड ट्रांसफ़र, मिनी स्टेटमेंट जनरेशन, ये सारी चीज़ें हम लोग POS टर्मिनल या फिर माइक्रो ATM पे जाके कर सकते हैं। इसमें हमको अलग से अपना बैंक कार्ड, बैंक इंफॉर्मेशन ये नहीं शेयर करनी है, ये आधार ऑथेंटिकेशन के थ्रू होता है। इसी से रिलेटेड और भी चीज़ें हैं जो हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आई थिंक नेक्स्ट चैप्टर ये डिजिटाइजेशन, तो उसके अंदर कुछ कुछ ऐसी चीज़ें लाई गई हैं जो आप सिंपली डायल नंबर करके, फ़ोन नंबर के थ्रू, आधार नंबर के थ्रू आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो, वो नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। एंड फिर इस चैप्टर में यस, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, एज द नेम सजेस्ट, फॉर द पेमेंट ऑफ बिल्स। कुछ ऐसे बिल्स होते हैं जो हम लोगों को पहले क्या था, आप याद करो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना होता था तो आप लोग को वहाँ जाके लाइन में लगना होता था, वाटर बिल पे अगर करना होता था तो ये सारी चीज़ों की लाइन में खड़े होके डिपार्टमेंट में जाके तब हो पाता था। नाउ हियर व्हाट इज हैपनिंग, टू इम्प्लीमेंट एन इंटीग्रेटेड bill payment system in the country that offers interoperable and accessible bill payment services. Here, there are a network of agents enabling multiple payment modes, providing instant confirmation of receipt of payment. Simply, सारी चीज़ें हम किसकी बात कर रहे हैं, ऑनलाइन। अब हम लोगों को अलग से डिपार्टमेंट्स में जाके
या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में जाके हम लोग को अपने बिल्स नहीं पे करना है। हम लोग सिंपली ऑनलाइन ऐप के थ्रू, अपनी मोबाइल के थ्रू, मोबाइल ऐप हो गया, ऑनलाइन वेबसाइट हो गई, इन सब के थ्रू हम लोग सिंपली अपने बिल्स को पेमेंट कर सकते हैं और उसमें बहुत सारे बिल्स आते हैं। सो व्हाट एल्स इज हियर? इट इज RBI कंसेप्चुअलाइज सिस्टम ड्रिवन बाय NPCI। अगेन ज़्यादातर चीज़ें क्योंकि NPCI से करते हैं, सो इट इज़ अ वन स्टॉप payment platform for all the bills, providing anytime anywhere bill payment to all the customers across India, right? तो it is national, ये nationalized है। ऐसा नहीं है कि एक किसी स्टेट में वर्क करेगा, कि मुंबई महाराष्ट्र में वर्क कर रहा है, बिहार यूपी में वर्क नहीं कर रहा है, ये भी नहीं है, राइट? सो nationalized है for all the bills, anytime anywhere, simply using your mobile phone, mobile app and so on. मल्टीपल पेमेंट चैनल्स हैं। व्हाट आर द मल्टीपल पेमेंट चैनल्स? आप इंटरनेट के थ्रू, इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हो, मोबाइल बैंकिंग, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल पे, वॉलेट्स के थ्रू, ATM हो गया, एंड इवन थ्रू द एजेंट्स एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंट्स। इसीलिए ये मल्टीपल है, राइट? अब इसके अंदर देखते हैं जो की पार्टिसिपेंट्स हैं, राइट? सबसे पहले वी हैव NPCI. So NPCI has been authorized by RBI as the Bharat Bill Payment Central Unit, BBPCU. तो अगर पूछा जाता है what is the central unit of this Bharat Bill Payment System, that is NPCI. इसका काम क्या है NPCI का? It is responsible for setting the business standards, rules and procedures, techniques and business requirements. It undertakes the clearing and settlement services related to the भारत बिल पे। तो सिंपली रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाना कि क्या टाइमिंग होगी, क्या चार्जेस होंगे, क्या नॉर्म्स होंगे, अगर कस्टमर को कोई क्वेरी होती है तो उसका क्या प्रोसीजर होगा सॉल्व करने का, एंड व्हाट विल बी द स्टैंडर्ड्स, एवरीथिंग, द गाइडलाइंस, द गाइड बुक, ऑल ऑफ दिस विल बी क्रिएटेड बाय whom? The NPCI. So NPCI is the भारत बिल पेमेंट सेंट्रल यूनिट। ये सेंट्रल यूनिट है, मेन यूनिट। ये पूरा क्या कर रही है? सुपरवाइज या ओवरसी कर रही है। देन हु एल्स? देन वी हैव द भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। अब इसको ऑपरेट कौन करता है? सो इट कैन बी अ बैंक और अ नॉन बैंक। सो ये जो ऑपरेटिंग यूनिट है ये किसके साथ इंटीग्रेट करेगा? मतलब कि बेसिकली ट्रांजैक्शंस जो आ रहे हैं उसको क्या करना है, कंप्लीट करना है, रिजेक्ट करना है, ये सारी चीजें। सो इट कैन बी अ बैंक और अ नॉन बैंक, राइट? अब इसमें भी एक होता है बिलर ऑपरेटिंग यूनिट, एक होता है कस्टमर ऑपरेटिंग यूनिट। कस्टमर हम और आप जिनको बिल पे करना है। बिलर लेट्स से कोई टेलीकॉम कंपनी है या फिर इलेक्ट्रिसिटी बिल अगर हमको पे करना है, विद्युत विभाग है। सो द भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट इज द एंटिटी ऑथराइज्ड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ये एक एंटिटी नहीं है, ये कोई भी बैंक या नॉन बैंक हो सकता है। हियर दे कैन बी मल्टीपल. They can choose to integrate either with the customers, that will be known as the customer operating unit, or with the billers, that is known as the biller operating unit, या फिर वो चाहे तो वो दोनों के साथ भी participate कर सकते हैं। So these are the ones integrated with customer as well as the billers. So बैंक या नॉन बैंक जो कि कह रहे हैं कि yes ये बिल्स आप हमारे थ्रू पे कर सकते हो, that will be known as the operating unit. ये काफी इंपॉर्टेंट है टॉपिक, इससे क्वेश्चंस पहले भी आए हैं, राइट? सो कस्टमर OU, बिलर OU और इंटीग्रेटेड, ये हो गए हम लोग के फर्स्ट टू पार्टिसिपेंट्स। फिर आ जाते हैं हमारे पास जो एजेंट्स होते हैं, या फिर एजेंट भी नहीं, एजेंट इंस्टीट्यूशंस होते हैं, एजेंट institutions. So all those eligible entities who want to offer or those who are currently in the bill payment, collection and aggregation business, they will operate as a customer COU on receiving authorization from RBI. ठीक है, तो ये जो इनका मेनली काम क्या होगा? एजेंट इंस्टीट्यूशंस जो कि हेल्प करेंगे कस्टमर को इन द वेरियस रीजन्स और लोकेशंस कि आप किस तरीके से बिल पे कर सकते हो, तो एजेंट की तरह काम करेंगे। देन एजेंट्स कौन होते हैं? दीज आर द कस्टमर टच पॉइंट्स एंड सर्विस पॉइंट्स इन द भारत बिल पेमेंट इकोसिस्टम। ये क्या हो सकते हैं? बिजनेस करस्पॉन्डेंट हो सकते हैं, बैंक ब्रांचेस हो सकते हैं, कलेक्शन सेंटर्स रिलेटेड। हमने क्या बोला कि भारत बिल पे के थ्रू आप ऑनलाइन सारे बिल्स पे कर सकते हो, एंड देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस।
या तो आप वेल एजुकेटेड आपको पता है मोबाइल कैसे यूज करना है, तो आप सिंपली इंटरनेट के थ्रू कर सकते हो सकता है कुछ ओल्डर जनरेशन हो, कुछ ओल्ड लोग हो जिनको नहीं पता इंटरनेट कैसे यूज करते हैं, तो वो बैंक में जाएंगे या फिर एटीएम पे जाएंगे, पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल्स पे जाएंगे, वहां पे भी लोग रहते हैं जो आपको गाइड करेंगे, हेल्प करेंगे कि भारत बिल पेमेंट सिस्टम कैसे यूज करना है. So in simple terms, those are the agents. Agents are what? They are the helpers. तो touch point मतलब कि कस्टमर और जो बिलर है उनके बीच में एक मीडिएटर जो हेल्प कर रहा है कि हाँ आप ऐसे ऐसे कर सकते हो. तो बिजनेस करस्पॉन्डेंट आउटलेट्स हो सकते हैं, बैंक ब्रांचेस हो सकते हैं, ये सब हमारे एजेंट्स हो जाते हैं. देन वी हैव दी सर्विस प्रोवाइडर्स. सर्विस प्रोवाइडर्स वो होते हैं जो कस्टमर्स को पेमेंट वो लोग रिसीव कर रहे हैं, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया या कोई भी बिल हो गया, वो सारी चीज़ें वो होते हैं सर्विस प्रोवाइडर्स हु आर प्रोवाइडिंग अ सर्विस, टेलीफोन कंपनीज, ये सारी चीज़ें. देन अब कौन कौन सी कैटेगरीज हैं या कौन कौन सी बिलर और यूटिलिटी कंपनीज हैं जो कि अभी वर्क कर रही हैं भारत बिल पेमेंट के अंदर. सो सर्विस प्रोवाइडर्स दे विल रिसीव द पेमेंट्स फॉर द कस्टमर्स. वो जब पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो बिलर क्या कर रहा है, वो थर्ड पार्टी चैनल्स के थ्रू बिल्स को रिसीव कर रहा है इन एक्सचेंज ऑफ दी सर्विसेज, राइट. तो कौन कौन से लोग हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल हम लोग पे कर सकते हैं थ्रू दिस, टेलीकॉम, मोबाइल पोस्ट पेड, लैंडलाइन, ब्रॉडबैंड, डीटीएच, गैस, वाटर, ये सारे बिल्स हैं जो हम लोग अभी पे कर सकते हैं थ्रू द BBPS, द भारत बिल पेमेंट सिस्टम. व्हाट एल्स, अदर कैटेगरीज लाइक इंश्योरेंस प्रीमियम, म्यूचुअल फंड्स, इन सब को भी धीरे धीरे बात की जा रही है कि इनको भारत बिल पेमेंट के अंदर लाया जाए. एंड ओके ये है कि फॉरेन इनवर्ड रेमिटेंसेस भी इससे रिसीव किए जा सकते. दिस हैज बीन अनाउंस्ड इन द सेटलमेंट एंड डेवलपमेंटल एंड रेगुलेटरी पॉलिसीज बाय RBI. It has allowed foreign inward remittances received under the rupee drawing arrangement to be transferred to the KYC. तो that is अगर foreign inward remittances भी कोई ट्रांसफर करना चाह रहा है तो वो भी अब BBPS के थ्रू कर सकते हैं. ठीक है, दिस इज नॉट एज इम्पॉर्टेंट एज द अदर पॉइंट्स. तो बाकी सारी चीज़ें कि BBPS है किस लिए, मल्टीपल चैनल है, इसका मतलब आप इंटरनेट बैंकिंग, कायोस्क, ATM, ब्रांचेस सारे के थ्रू कर सकते हो. एंड देर इज इम्पॉर्टेंट जो बिलर्स हैं वो कौन कौन से जो अभी वर्क कर रहे हैं, कैटेगरीज, ऑल ऑफ दीज थिंग्स, राइट. एंड फाइनली एक स्टडी कंडक्ट की गई है. RBI एक रिपोर्ट क्रिएट करता है जिसमें वो क्या करता है, बेंचमार्किंग करता है. बेंचमार्किंग का मतलब है वो जज करेगा, RBI थ्रू रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो कंपेयर करेगा कि कौन कौन से एरियाज में इंडिया का फंक्शनिंग या इंडियन बैंक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है. सो RBI बेंचमार्किंग रिपोर्ट प्रोवाइड करती है ऑन द पेमेंट सिस्टम, बेसिकली इंडियाज पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम. एंड वो क्या करती है और मेजर कंट्रीज से कंपेयर करती है कि हमारा परफॉर्मेंस कैसा रहा है, राइट. तो पहली बार जब ये एक्सरसाइज किया गया था तो 2000 एंड इसके पहले मतलब 2019 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, तो वी विल कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ द पेमेंट इकोसिस्टम ऑफ इंडिया इन 2019 एज कंपेयर टू 2017. 2017 से लेकर अब तक हम लोग ने कितना इम्प्रूव किया है या फिर हम लोग ने डिटोरिएट किया है. सिमिलरली अगर हम लोग बात कर रहे हैं ऑफ दिस रिपोर्ट विच इज 2022 की अगर रिपोर्ट की बात करें तो वी विल कंपेयर द सिचुएशन ऑफ द पेमेंट सिस्टम दैट वाज इन द ईयर 2020. ठीक है, तो उसके बेसिस पे अब एक ये बहुत लंबी लिस्ट प्रोवाइड की गई है आपको सिलेबस में कि कौन से एरिया में कैसा परफॉर्मेंस है, कि मतलब लॉ से रिलेटेड, रेगुलेशन से रिलेटेड, टर्म अराउंड टाइम से रिलेटेड. सेपरेटली कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी मेंशन्ड है. वो क्या है, अब लीडर और स्ट्रॉन्ग कुछ कैटेगरीज है, लीडर है, स्ट्रॉन्ग है, वीक है. सो 25 एरियाज में टोटल 40 इंडिकेटर्स हैं इस लिस्ट में, इस बेंचमार्किंग में. 40 में से 25 में इंडिया को लीडर या स्ट्रॉन्ग बोला गया है एज कंपेयर टू 20, यानी 2020 में 40 में से केवल 21 एरियाज में कंपेयर किया गया, मतलब लीडर बोला गया था. और पहले क्या था कि वीक बोला गया था 12 एरियाज में, और अब वीक जो है वो केवल 8 इंडिकेटर्स में है. किस में स्ट्रॉन्ग है, किस में वीक है. सो इंडिया हैज मेड सिग्निफिकेंट
improvement, leadership position in the large value payments and fast payments. RTGS में इंडिया ने इम्प्रूव किया है, रैपिड ग्रोथ इन डिजिटल पेमेंट्स हमको देखने को मिला है. देन इंडिया हैज demonstrated improvement in the digital payment options that is available, ticketing system for public transport, available channels, cross border remittances and decline in the check usage. ये सब एरिया हैं जहाँ पे इंडिया ने इम्प्रूवमेंट शो किया है. अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ ऐसे एरियाज हैं जिसमें बहुत स्ट्रेंथ या लीडरशिप नहीं है, कुछ में वीक भी है. तो वो सारी चीजें क्या होती हैं, स्टैटिक क्रिएट हो रहा है मतलब पास में. तो वो सारे कुछ ऐसे एरियाज हैं जो कि वीक हैं, जिसमें इम्प्रूवमेंट के अभी भी चांसेस हैं. जैसे कि एक्सेप्टेंस इंफ्रास्ट्रक्चर, एटीएम्स एंड पीओएस टर्मिनल्स में इंडिया और इम्प्रूव कर सकता है. देन पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम को ऑपरेशनलाइज किया गया था टू ब्रिज द गैप. मतलब एटीएम्स और पीओएस टर्मिनल्स अभी वीक है, उसमें और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है. देन कुछ पैरामीटर्स है जिसमें डिक्लाइन भी देखने को हमको मिला है बिकॉज ऑफ मेनली कोविड-19 पैंडेमिक, जैसे कि करेंसी इन सर्कुलेशन, स्लो डाउन इकोनॉमिक ग्रोथ में देखने को मिला था. सो वो पूरी लिस्ट ना याद करना पॉसिबल है, ना ही याद करने की ज़रूरत है. बेसिकली एक बार गो थ्रू कर लेना कि कौन से एरिया में इंडिया स्ट्रांग है. ये सारी चीज़ें कि पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हुआ है ओवरऑल, हम लोग ने कई सारे इंडिकेटर्स में लीडिंग या स्ट्रेंथ पोजीशन पाई है, कुछ में डिक्लाइन देखने को मिला है. ऊपर ऊपर से थोड़ा थोड़ा देख लेना है, ठीक है. ये जो पॉइंट्स जो मेन इंपॉर्टेंट दिए गए थे दैट आई हैव मेंशन्ड हियर एंड दैट्स ऑल, राइट. ओके, क्वेश्चंस करें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें इन सारे टॉपिक से. ओके, सब लोग आंसर करना इन क्वेश्चंस को. Okay, first question. Which outcomes or features are true regarding the National Automated Clearinghouse implementation? बताइए कौन कौन से स्टेटमेंट सही है NACH के इम्प्लीमेंटेशन से. यूनिफाइड ECS सिस्टम इनटू NACH, नेशनवाइड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन एफिशिएंसी, लिमिटेड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस टू गवर्नमेंट पेमेंट्स एंड सब्सिडीज, enhance standardization among the participants, failed to achieve national footprint, not covering all coal banking enabled branches. बताइए कौन से स्टेटमेंट सही होंगे. ऑप्शन 1 and 3 B. 1 and 3, yes, and it is correct. Simple, ठीक है. enhancing nationwide national electronic ECS को यूनिफॉर्म किया है, दोनों ही ठीक है. स्टैंडर्डाइजेशन एंड यस. ओके, नेक्स्ट. Which of the following statements accurately describe the services and features offered by the NACH? So NACH works on the bank working days, supports Aadhaar-based transactions, provides refined MMS, exclusively processes transactions related to government subsidies. Option C, 2 and 3. Easy question. मैम दिखाई नहीं दे रहा. स्क्रीन तो दिख रही है सतीश, एक बार चेक करो आप. बाकी लोगों को तो दिख रहा है. मैम लो नेटवर्क के कारण नहीं दिखाई देता है. अच्छा, अभी 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 क्लियर आ रही है ना स्क्रीन पे. एक बार रिफ्रेश करके देखो. चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इसका आंसर क्या है. यस, 2 and 3. 2 and 3 क्लियर. सतीश प्लीज चेक योर नेटवर्क वंस. एक बार आप चेक कर लीजिए, हो सकता है कुछ नेटवर्क इशू हो जिसकी वजह से आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है. ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं. स्क्रीन दिख रही है पर छोटा है. स्क्रीन दिख रही है मगर छोटा छोटा है थोड़ा. आप फोन पे कर रहे हो क्या सतीश. जी जी. हाँ, तो वो फोन ऐसा करिए, फोन को टर्न कर दीजिए, ऐसे करिए, स्क्रीन रोटेशन पे टर्न कर दीजिए. ठीक ठीक है ठीक है अभी. ठीक है. ओके, चलो इसको आंसर करो फिर. What are the benefits of the National Automated Clearing House to the customers, banks, organizations?
ओके, बेनिफिट्स बताओ। NACH benefits the customers by eliminating the manual processes. Organizations benefit by reducing the dependence on check. Banks gain from NACH through enhanced customer service. Compared to ECS, NACH is lower in processing payments, lacks a dispute management system. Okay, काफी direct है. A 1, 2 and 3 very direct है ना. ये तो सिंपल ही है. लास्ट वाला स्टेटमेंट ही गलत यहाँ पर है. ये सारी तो वो सर्विसेज हैं जो NACH के अंदर मिलती हैं हमको, राइट, जो फोर्थ स्टेटमेंट में दिया गया है. 1, 2 and 3. Next, identify the features and key components of the Bharat bill payment system based on its objectives and structures. BBPS aims to provide a unified platform for the bill payments across India. System is limited to traditional banking methods. BBPS includes multiple entities, and it can be only banks are authorized to act as the Bharat bill payment operating units. ऑप्शन डी मैम. Option D, 1 and 3. Yes, काफी simple question है आज के तो. Next, based on the Reserve Bank of India's report on benchmarking India's payment with respect to its position in 2020, which of the following statements accurately reflect its findings? India has been recognized the leader or strong in 25 out of the 40 indicators. Benchmarking exercise indicates a decline in India's leadership in the large value payments. There has been a notable enhancement in the digital payment options, and it suggests an improvement in the physical payment infrastructure. Which statements are correct? हमने अभी देखे थे ये सारे स्टेटमेंट्स, उसी से क्वेश्चन है. जल्दी से आंसर करो, फिर सर की क्लास भी स्टार्ट होने वाली है AFM की. आज है ना, अभी AFM की क्लास है ना इसके बाद. D, 1, 3 and 4. B, okay. And yes, 1, 3 and 4 is correct. सेकेंड क्यों गलत है? बेंचमार्क, हाँ, लार्ज वैल्यू पेमेंट्स में तो इम्प्रूव हुआ है ना इंडिया की पोजीशन, है ना, लीडर में आया, इम्प्रूवमेंट देखने को मिला लार्ज वैल्यू पेमेंट्स एंड फास्ट पेमेंट्स में. सो 1, 3 and 4. एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे. एग्जैक्टली टाइम हो भी गया. मैंने देखा कि आप लोग सब लोग नई क्वेश्चंस वो मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर रहे हो. सब लोगों का भी नहीं कंप्लीट हुआ है मॉक टेस्ट, सो डू प्रैक्टिस द मॉक टेस्ट. एंड वन मोर थिंग, आप लोगों को कोई डाउट या क्वेरी होता है, डू रेज इट इन द ग्रुप, चाहे ये वाले ग्रुप में या फिर जो भी ग्रुप में आप एडेड हो, ताकि उसको भी हम सॉल्व कर सकें. ओके, सो एनीथिंग एल्स आज के लिए? कोई डाउट या क्वेरी या कोई सजेशन? नो मैडम. नो, ओके. आप लोग प्लीज मॉक टेस्ट सॉल्व कीजिएगा, एंड देन यस, सर ने क्लास का आई थिंक नोटिफिकेशन भेज भी दिया. AFM की क्लास अटेंड कीजिए फिर. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. ठीक है मैडम. थैंक यू मैडम. थैंक यू.